दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछते हैं, सीधे सीधे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जिसे एनडीआरएफ बोलते हैं के महानिदेशक कौन है। जिस किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक वर्तमान समय में कौन है। अभी यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष आनंद। पीयूष आनंद वर्तमान समय में एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं। बात यहां हो रही है एनडीआरएफ की, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। और महानिदेशक जो हो जाते हैं पीयूष आनंद। कभी कभी मोटो भी पूछ लेता है, तो मोटो जिसका है वो आपदा से सेवा सदैव सर्वत्र, या इसका मोटो है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग बोलते हैं किसको रिपोर्ट करता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। कहीं कहीं पर इसका राइट आंसर संसद भी लिखा होता है, परंतु ज्यादा सही जो होगा वह राष्ट्रपति होगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है। क्या है? संवैधानिक पद है। कैग भारत सरकार और राज्य सरकारों के राजस्व और व्यय का लेखा परीक्षक करता है। कैग की जो नियुक्ति करते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है कैग की नियुक्ति? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा होता है इसकी नियुक्ति। इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, अधिकतर लोग इसको गलत करके आते हैं, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है। इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। पहले कैग जो थे वो बी नरहरि राव थे। पहले कैग तो बी नरहरि राव। तो वर्तमान समय का भी ध्यान रखिए, वर्तमान समय में जो कैग हैं वो संजय मूर्ति हैं। ये 15वें नंबर के हैं। संजय मूर्ति जो है वर्तमान समय में देश के 15वें कैग हैं। कैग की रिपोर्ट की जांच संसद की लोक लेखा समिति करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत में वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। भारत में वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280 के तहत भारत में वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है। यह एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की सिफारिश करता है। राष्ट्रपति जो है प्रत्येक 5 वर्ष में या उससे पहले वित्त आयोग की स्थापना करता है। इनका जो कार्य होता है केंद्र और राज्य के बीच करों की वित्तीय विभाजन की सिफारिश करना, राज्यों को अनुदान देने की सिफारिश, किसी अन्य वित्तीय विषय पर राष्ट्रपति को सलाह देना। वर्तमान समय में चल रहा है 16वां वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। पर आपसे 15वें वित्त आयोग भी पूछ सकता है। तो 15वें वित्त आयोग जो थे, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो एनके सिंह थे। ऑप्शन में दिया अनुच्छेद 370। तो यह जो था जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने से संबंधित था, अब हटाया जा चुका है। अनुच्छेद में दिया 324। तो 324 भी इंपॉर्टेंट है, या चुनाव आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह चुनाव आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 324। बाकी 356 तो हम लोग कई बार पढ़े हैं। 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश से हुई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश से हुई, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है स्वीडन से। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई वह स्वीडन देश से हुई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन देश से हुई। इसकी स्थापना अल्फ्रेड नोबेल द्वारा की गई, जो एक स्वीडिश वैज्ञानिक और डायनामाइट के आविष्कारक थे। उन्होंने अपनी वसीयत में कहा था कि उनकी संपत्ति का उपयोग एक पुरस्कार को स्थापित करने के लिए किया जाए। प्रारंभ हुआ जिसका हुआ वह 1901 से हुआ। संस्थापक जो थे अल्फ्रेड नोबेल थे, जो कि स्वीडन थे। प्रमुख क्षेत्र जो है जिसमें दिया जाता है भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति। 1969 से अर्थशास्त्र में दिया जाता है। तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति पुरस्कार जो दिया जाता है, शांति पुरस्कार जो देता है वो नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा ओस्लो में प्रदान किया जाता है। अन्य पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार दिवस या भी पूछ लेता है कभी कभी। तो नोबेल पुरस्कार दिवस जो है हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। हाँ, ये भी पॉइंट ध्यान रखिए, पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है तो 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में
रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है अशोक का शिलालेख पहली बार किसने पढ़ा था? अशोक की शिलालेख को पहली बार किसने पढ़ा था, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक का शिलालेख सबसे पहले पढ़ा था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का कार्य किया और अशोक के अभिलेखों को डिकोड किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था? भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसे 1961 में नौसेना में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था यह आईएनएस विक्रांत? 1961 में नौसेना में शामिल किया था। यह मूल रूप से HMS हरकुलिस के नाम से ब्रिटेन में निर्मित किया गया था, जिसे भारत ने 1957 में खरीदा और 1961 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। इसने 1971 के भारत पाक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसे 2014 में सेवानिवृत्त किया गया। 2022 में स्वदेशी आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल किया गया। तो यह भी पूछ सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसके द्वारा, यह भी पूछ सकता है। तो दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज भी पूछ सकता है। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो की थी वह 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। किस भारतीय महिला को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? किस भारतीय महिला को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को सबसे पहले वह महिला है जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है। इंदिरा गांधी को 1971 में, डेट भी याद रखिएगा, इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। मदर टेरेसा को 1980 में यह सम्मान मिला था। बाकी जो भारत रत्न है वह देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। सबसे पहले जो है दिया गया 1954 में दिया गया, 3 लोगों को दिया गया। और सबसे युवा जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है वह सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्हें 2013 में यह पुरस्कार मिला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टेंगे। टेंगे जो है कजाकिस्तान की मुद्रा है। कजाकिस्तान की आधिकारिक मुद्रा कजाक टेंगे है। कजाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। बाकी विकल्पों में दिया टका, तो टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। कहाँ का मुद्रा है? तो यह बांग्लादेश की मुद्रा है। टेंगे तो कजाकिस्तान का हो जाता है। रूबल जो है यह रूस की मुद्रा है। रूबल जो है रूस की मुद्रा है। बाकी दिनार जो दिया है, दिनार इराक, जॉर्डन, कुवैत आदि देशों का मुद्रा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन जो है वह पूछा है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। जो फैक्ट बताऊंगा महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सभी लोग को पता है, सुकुमार सेन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुकुमार सेन। 1950 में भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बने। उन्होंने 1951-52 के पहले आम चुनाव का सफल आयोजन किया गया। भारत में चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अब चलिए आपको बताते हैं भारत के प्रथम, जो महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछते हैं। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा, जो 1984 में गए। भारत का पहला उपग्रह कौन सा? तो आर्यभट्ट 1975। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला थी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्थल तो पोखरण 1974 में। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 2022 में। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य 1913। भारत का पहला फिल्म पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता देविका रानी। भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की। भारत का पहला चीफ जस्टिस CJI हरिलाल जे कानिया। तो ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बाघ परियोजना भारत में कब शुरू की गई थी। बाघ परियोजना जो है वह भारत में कब शुरू की गई थी, ये आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1973 में। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख वन्यजीव संरक्षण योजना है। इसे 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पहल पर शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भारत में तेजी से घटती बाघों की संख्या की रक्षा करना और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है। आपसे पूछा है भारत का संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है। आपके ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फ्रांस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन से। भारत का संविधान अनेक देशों के संविधानों से प्रेरणा लेकर बनाया गया है, लेकिन इसका सर्वाधिक प्रभाव ब्रिटिश संविधान से पड़ा है। भारत ने ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली, विधायिका की संरचना, प्रधानमंत्री प्रणाली, विधि की शासन जैसी कई चीजें अपनाई है। अन्य विकल्पों की बात करें तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्लोकन, राष्ट्रपति शासन प्रणाली अपनाया गया है। कनाडा से बात करें तो संघीय प्रणाली, केंद्र को अधिक शक्तियां और राजपत्रित भाषा नीतियां कनाडा से लिया गया। फ्रांस की बात करें तो गणतंत्र की भावना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सभी फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 182 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। इसकी ऊंचाई 182 मीटर या 597 फीट है। फीट में भी ध्यान रखिएगा। यह गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास स्थित है और सरदार सरोवर बांध के निकट बनी हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS भारत में किस वर्ष शुरू की गई। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS जो है भारत में 1965 में इसकी शुरुआत हुई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत सरकार ने 1965 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की ताकि गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराया जा सके। TBDS लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो 1997 में लागू हुई की गई, या खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग DFPD द्वारा संचालित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। काकोरी कांड जो था वह किस वर्ष हुआ था, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1925 में हुआ था। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा किया गया एक प्रसिद्ध राजनीतिक डकैती कांड है। यह घटना 9 अगस्त 1925 को, कब, तो 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश से काकोरी रेलवे स्टेशन के पास घटी थी। उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटकर स्वतंत्रता संग्राम की आर्थिक सहायता करना। बाकी ऑप्शन में दिया 1922, तो इस वर्ष चौरी चौरा कांड हुआ था। ऑप्शन में दिया 1928, तो साइमन कमीशन का विरोध और लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। 1931 में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी भी हुई थी और गांधी इरविन समझौता भी इसी वर्ष हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी 1931 में ही हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा पर्वत साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कौन सा पर्वत साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीलगिरी पर्वत। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। कहां पर स्थित है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, तो केरल में स्थित है। केरल में स्थित है और यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। यह लॉयन टेल्ड मकाक पाया जाता है। यह पश्चिमी घाट में जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है। बात यहाँ हो रही केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल का जो स्थापना हुआ था वह 1 नवंबर 1956 को राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के थे। केरल का उपनाम है ईश्वर का अपना देश। यह भारत का सबसे शिक्षित राज्य है केरल। केरल की सबसे लंबी नदी जो है पेरियार नदी। केरल का उच्च न्यायालय कोच्चि में स्थित है और केरल का प्रसिद्ध त्योहार कोलम है। केरल का पारंपरिक नृत्य जो है कथकली मोहिनी अट्टम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा भारत में मुद्रा अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था। भारत में मुद्रा अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1835 में।
1835 में मुद्रा अधिनियम ब्रिटिश शासन द्वारा पारित किया गया था, जिसके तहत भारत में एक मानक मुद्रा प्रणाली लागू की गई। ब्रिटिश इंडिया ने पहली बार रुपये को मान्यता मिली। आजादी के बाद 1950 में भारतीय मुद्रा अधिनियम लागू किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश गवर्नर जनरल को कौन सा अधिकार दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश गवर्नर जनरल को कौन सा अधिकार दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के ऊपर नियंत्रण। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। उसे मद्रास एवं बॉम्बे के ऊपर नियंत्रण दिया गया। वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने। यह कानून ब्रिटिश प्रशासन में सुधार के लिए पारित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत में काला पानी की सजा किस जेल में दी जाती है। भारत में काला पानी की सजा किस जेल में दी जाती थी, किस जेल में दी जाती थी, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान की सेलुलर जेल में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेलुलर जेल काला पानी कहा जाता था। यह जेल ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कठोर दंड देने के लिए बनाई गई थी। वीर सावरकर को यहाँ 1911 में भेजा गया था। इस जेल का निर्माण 1896 से 1906 के बीच में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। पूछा है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु गोबिंद सिंह ने। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना सिखों के ये 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे, कौन से, तो गुरु गोबिंद सिंह 10वें गुरु थे, श्री गोबिंद सिंह जी द्वारा हुई थी। यह ऐतिहासिक घटना 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब पंजाब में हुई थी। इस दिन गुरु गोबिंद सिंह ने पंच प्यारे की रचना कर सिख धर्म को एक सैनिक व अनुशासित रूप प्रदान किया। बाकी ऑप्शन में दिया गुरु अर्जुन देव, तो गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की संकलित किया। ऑप्शन दिया गुरु नानक, तो गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन दिया गुरु हरगोबिंद, तो गुरु हरगोबिंद 6ठे गुरु जिन्होंने सिखों को सैन्य स्वरूप दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसे केरल यूनिवर्सिटीज ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसकी स्थापना 2020 में हुई। यह डिजिटल शिक्षा और तकनीकी नौचारों पर केंद्रित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार की बात करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार की बात करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है जो कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की बात करता है। यह भारत के सभी नागरिकों और गैर नागरिकों को समता का अधिकार प्रदान करता है। बाकी ऑप्शन में दिया अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 जो है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का विरोध दिया हुआ है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है। अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। डूरंड रेखा जो है किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। चलिए कुछ और आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बताते हैं। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ है। भारत और चीन के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है वो मैकमोहन है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में अभी पढ़े हैं डूरंड रेखा। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है वो 38वीं समांतर रेखा। अमेरिका और कनाडा के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है वो 49वीं समांतर रेखा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर यह पार्टी बनाई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1974 में पोखरण में किया गया था, जैसलमेर जिला में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। इस मिशन को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में पोखरण द्वितीय के रूप में हुआ। भारत परमाणु हथियार रखने वाला 6ठा देश बना था।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो मैक्सिमम लोग अभी गलत करके आ रहे हैं, अभी हमने पोल कराया था, इसमें लगभग 70% ने इस क्वेश्चन को गलत किया था, तो एक बार फिर से सुन लीजिए और गलत अब मत करिएगा। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो हो गया है हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है। हुबली रेलवे स्टेशन जो है उसका प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है। हुबली जो है कर्नाटक में स्थित है, हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म कितना है? तो 1507 मीटर लंबा है। 1507 मीटर लंबा जो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो था उसका प्लेटफॉर्म जो था 1366 मीटर ही लंबा था। हुबली प्लेटफॉर्म का उद्घाटन 2023 में हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा पुष्यमित्र संघ किस वंश का संस्थापक था? पुष्यमित्र संघ किस वंश का संस्थापक था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुंग वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र संघ ने मौर्य वंश के अंतिम शासक, तो ये पूछ लेता है मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बृहदत्त थे। बृहदत्त मौर्य थे किस हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। यह घटना लगभग 185 ईसा पूर्व मानी जाती है। पुष्यमित्र स्वयं मौर्य साम्राज्य का सेनापति था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा संपत्ति का अधिकार अब क्या है? संपत्ति का अधिकार अब क्या है? मूल अधिकार है, कानूनी अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व में है या मौलिक कर्तव्य? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानूनी अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार जो था राइट टू प्रॉपर्टी भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार था जो अनुच्छेद 31 में शामिल था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब यह अधिकार अनुच्छेद 300A में है, 300A के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा भारत में नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? भारत में नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वह 1982 में हुई थी। डेट और ईयर जरूर ध्यान रखिएगा, ईयर ध्यान रखिएगा। भारत में नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी 1982 में हुई थी। नाबार्ड जिसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो नाबार्ड जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। यह संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ये रहे टॉप जीके जीएस के प्रश्न। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है अशोक का शिलालेख पहली बार किसने पढ़ा? अशोक का शिलालेख पहली बार किसने पढ़ा? इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।